अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक जिलेट कंपाउंड। सही है। सब इससे के नाम से सबसे पहले देखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है, चिलेट कंपाउंड्स क्या होता है। सही है। तो पहले तो इनकी टाइप्स देख लेते हैं। तो जो 3 सीमेंट्स हैं जो कि इसकी बेसिस पर हैं, तो वो है जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट, ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड सीमेंट जिसको हम EBS सीमेंट कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। ठीक है। ये तीनों सीमेंट्स कैसी ऑर्गेनोमेटेलिक चिलेट कंपाउंड्स की बेसिस पर हैं। सही है। अब बात करते हैं हमारे पास चिलेट। चिलेट क्या होता है? चिलेट क्या होता है? जैसे क्लो शेप का होता है। सही है। ये क्या करता है? टू ग्रिप सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाय ऑर्गेनिक मतलब किसी इनऑर्गेनिक चीज़ को पकड़ के रखना ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, उसको हम कहते हैं क्लॉ बन गया, एक मतलब पंजा टाइप का बन गया, चिलेट कंपाउंड कहलाएगा वो। सही है। मतलब कि क्या है कि हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सही है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक को चारों तरफ से हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ने घेर के रखा हुआ है। सही है। बाउंड करके रखा हुआ है, ग्रिप बना के रखी हुई है। तो ये कहलाता है हमारे पास चिलेट। अब जो चिलेट बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे फिर? सॉरी, ये पेन थोड़ा हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे चिलेशन। सही है। चिलेशन क्या है? हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रॉन जो कि सराउंड हुआ होगा, इनक्लोज्ड हुआ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसको हम कहते हैं लीगेंड। सही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं चिलेशन। अब आगे सीमेंट्स पर आते हैं कि सीमेंट्स कौन कौन सी, उनकी क्या कॉम्पोजिशंस होती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरीके से हमने फॉस्फोरिक एसिड की सीमेंट्स पढ़ी थी, हर सीमेंट के यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कॉम्पोजिशन की बेसिस पर, तो उसको अब हम आगे देखते हैं। सही है। अब आ गए हम जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट के अंदर। इसके अंदर जो जिंक ऑक्साइड होता है वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो इथेनॉल होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सही है। मतलब कि जिंक ऑक्साइड को इथेनॉल ने पूरा अपने घेर के रखा हुआ है, ग्रिप बना कर रखी हुई है। इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। वाइवा के अंदर सीमेंट्स के क्वेश्चंस में से इसकी कॉम्पोजिशन लाजमी लाजमी पूछी जाती है, तो हर सीमेंट की आपको कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। तो ये अब कॉम्पोजिशन वही पाउडर और लिक्विड। तो पाउडर के अंदर यहाँ पर हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड और जिंक एक्सीडेट। सही। जिंक एक्सीडेट का क्या काम होता है? इट इज़ ए एक्सिलरेटर। सही है। ये क्या है? एक्सिलरेटर है। जबकि लिक्विड कंपाउंड के अंदर हमारे पास आ जाता है जिंक ऑक्साइड। इसमें आ गया तो क्या बचा? इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास इसके अंदर आएगा, और इथेनॉल के साथ हमेशा हमने क्या पढ़ा था? ऑलिव ऑयल। सही है। ऑलिव ऑयल का क्या काम होता है? कंट्रोल द विस्कोसिटी। इट कंट्रोल। अब आ जाता है हम इसके एडवांटेजेस पे। सही। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? जो हमारे पास एक एक करके देखते हैं चीज़ें। हमारे पास इसके अंदर क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल जो है हमारे पास ये होता है बैक्टीरियोसीडल। इथेनॉल इज़ बैक्टीरियोसीडल। ठीक है। जब कोई चीज़ बैक्टीरियोसीडल होगी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी? किल्स द बैक्टीरिया। तो ये एक ऐसी सीमेंट है कि जब हम इस सीमेंट को लगाएंगे, अब वो क्या है कि हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे, ल्यूटिंग में, वो हम आगे देखते हैं। तो ये क्या करती है कि बैक्टीरिया को किल कर देती है। जबकि जो हमारे पास लिगेंड होता है वो क्या देता है? इट गिव्स अ अब्लेंडेंट इफेक्ट। अब ये अब्लेंडेंट इफेक्ट क्या होता है? सही है। ये पूछते हैं। तो अब्लेंडेंट इफेक्ट क्या होता है? कि इफेक्ट इन विच, पहले लिख लेते हैं फिर बताती हूँ। इफेक्ट इन विच डेंटिन सेंसिटिविटी, डेंटिन सेंसिटिविटी इज डैमिनिश्ड या एलिमिनेटेड। सही है। सही है। मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर जो डेंटिन की सेंसिटिविटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो अब्लेंडेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं उनको रोक के रखते हैं कि वो जो है ना सेंसिटिविटी नहीं लेकर जाएँ पल्प तक के। सही है। तो अब्लेंडेंट इफेक्ट क्या है और अब्लेंडेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो अब्लेंडेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? जो डेंटाइनल टिब्यूल्स को रोक कर रखेंगे ये कि वो सेंसिटिविटी पल्प तक ना लेकर जाएँ। तो इसका एडवांटेज तो हमारे पास ये हो गए दो, बैक्टीरियासीडल है और ये एब्लेंडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज़ कि इसको हम डीप लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब डीप लाइनिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये कोई जो है वो नहीं करता, पल्प को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई ख़तरा नहीं होता, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सही है। तो डीप लाइनिंग, और इसमें हम करते हैं टेम्परेरी ल्यूटिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो हमारे पास जो इसका पहला डिसएडवांटेज है वो तो ये कि रैपिड सेटिंग,
बहुत जल्दी सेटिंग हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है कि एक तरीके से ये अच्छी बात भी है कि सेटिंग जल्दी हो जाती है, मतलब हमारा मटेरियल सेट हो जाता है। दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज इस तरीके से है कि अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है, अब मैं उसको सही नहीं कर सकती। वो मेरा मटेरियल इतनी जल्दी सेट हो गया कि मुझे जो है ना, क्या नाम है, मतलब एक दफ़ा काम ख़राब हो गया तो वो ख़राब हो गया, मैं उसको दोबारा से सही नहीं कर पाऊँगी, तो उसकी सेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये हाईली सॉल्युबल है, सही है? इट इज़ हाईली सॉल्युबल। अब इसका जो रीज़न है कि ये हाईली सॉल्युबल है, तो वो क्यों है? क्योंकि जो हमारा इथेनॉल होता है, सही है, किसके अंदर होता है? वो लिक्विड कंपोनेंट के अंदर था। वो लीच आउट कर जाता है। जब ये लीच आउट करेगा तो इसकी जगह, जब ज़ाहिर-सी बात है एक कंपोनेंट पूरा चला गया है, तो उसकी जगह पर हमारे पास वाटर इसको रिप्लेस कर देता है। सही है? ज़ाहिर-सी बात है, अब जब वाटर ने रिप्लेस किया, मतलब वो क्या चीज़ बन गई? अब वो सॉल्युबल चीज़ बन गई। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? हाईली सॉल्युबल है। फिर थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि इथेनॉल जो है ना, रिएक्ट करता है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद रेज़िन बेस्ड फिलिंग मटेरियल, सही है? अभी रेज़िन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स हमने नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास यानी कि कंपोजिट्स वगैरह होते हैं, सही है, जिनके अंदर रेज़िन मौजूद होता है, ऐसे फिलिंग मटेरियल्स को हम रेज़िन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स कहते हैं। अब रेज़िन के अंदर एक्रिलिक रेज़िन तो चैप्टर हमने पढ़ा था वो, सही है? तो इथेनॉल क्या करता है, जो रेज़िन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद डिस्कलरेशन कर देता है। मतलब जो हमारे पास वो होगा, रेज़िन बेस्ड फिलिंग मटेरियल होगा, उसको डिस्कलर कर देगा, मतलब उसका कलर बिल्कुल उड़ा देगा, ये डिस्कलरेशन करवा देगा, सही है? फिर फोर्थ डिसएडवांटेज है ये कि ये हमारे पास कंपोजिट को सॉफ्ट बना देता है। कंपोजिट को ये कैसे कर देता है? ये सॉफ्ट बना देता है। अच्छा, अब इसके यूजेस पर आते हैं। अच्छा, पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस देख रहे थे, तो ये 4 इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो ये हमारे पास वाइवा में भी और वैसे भी बीसीक्यूज़ का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि कौन सी सीमेंट है जो कंपोजिट के साथ नॉट सूटेबल है, सही है? कंपोजिट के साथ कौन सी सीमेंट है, इनमें से बताएं, नाम लिख के बोलते हैं, ये जो सूटेबल नहीं है, तो वो फिर कौन सी है? अभी आपने पढ़ा जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट है। उसके 2 रीज़न है, एक तो वो डिस्कलरेशन करवा देते हैं और एक उसको सॉफ्ट कर देते हैं, सही है? सॉफ्ट क्यों करा? अब ज़ाहिर-सी बात है, एक हाईली सॉल्युबल चीज़ है, तो वो जब दूसरे साथ चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको सॉफ्ट बना देगी, सही है? यूजेस क्या है? इट यूज़ अंडर डीप लाइनिंग अंडर अमलगम। अमलगम की जब हम फिलिंग करेंगे तो अमलगम के अंदर हम डीप लाइनिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। टेम्परेरी फॉर ल्यूटिंग, सही है? ल्यूटिंग एज अ ल्यूटिंग सीमेंट अगर हम इसको यूज़ करें तो सिर्फ टेम्परेरी के लिए, सही है? और टेम्परेरी फॉर फिलिंग। और फोर्थ इसका जो यूज़ है, और जो फोर्थ इसका यूज़ है वो इसको हम यूज़ करते हैं रूट कैनाल पेस्ट के अंदर, सही है? जो मेन इसका यूज़ अगर पूछा जाए ना कि मेन यूज़ क्या होता है, तो हमने ये बताना है, डीप लाइनिंग अंडर अमलगम, सही है? ये चीज़ बतानी है। अच्छा, अब जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यहीं पर ही एक पॉइंट लिखते हैं कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो जो है फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रेंथ से कम होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोअर देन फॉस्फोरिक एसिड सीमेंट्स, सही है? इन सीमेंट से कम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करते हैं? वो हम ऐड करते हैं ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, सही है? ये पास्ट पेपर का एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट की इम्प्रूव करने के लिए हम ऐड करते हैं ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब जो हमारी सीमेंट है वो है ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड सीमेंट, सही है? इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर देखो तो कंपोनेंट्स कौन कौन से? पाउडर के अंदर जिंक ऑक्साइड है अप्रॉक्सीमेटली 60%, क्वार्ट्ज है अप्रॉक्सीमेटली 35%, हाइड्रोजनेटेड रेजन है 5%। जिंक ऑक्साइड तो प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी ये दोनों चीज़ें रीइंफोर्सिंग एजेंट्स हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है और इथेनॉल होता है, जो कि दोनों ही रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये तो होगा इसकी कॉम्पोजिशन। अब इसकी एडवांटेज पर आओ तो जो हमारे पास जो कॉर्ड्स होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है फिलर्स की वजह से। और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल था ना, तो ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, इस वजह से ये इसका एडवांटेज के अंदर आ रहा है। वो उसके डिसएडवांटेज में आता है, हाईली सॉल्युबल है तो ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉर्ड्स की वजह से। अब आ जाओ डिसएडवांटेज पे, तो इसकी पुअर रिटेंशन है, मतलब अच्छे से ये चिपकेगा नहीं, रिटेंशन नहीं हो पाएगी और हाइड्रोलाइटिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगी इसकी कोई भी हम लाइनिंग
सही। अब इसके यूजेस देखो तो यूजेस में हमारे पास के इसको हम एज ए ल्यूटिंग सीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं और एज ए लाइनिंग सीमेंट भी यूज़ करते हैं अंडर अमलगम ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ की वजह से हम इसको अमलगम फिलिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और जो ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड और रीजनॉल की जो रेशियो होती है लिक्विड के अंदर हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो किन रेशियो के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं 2:1 की रेशियो में। तो ऑर्थोडॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे छोटी सीमेंट है, मतलब छोटी सीमेंट का मतलब है कि उसके वाइज ना कि इसके अंदर इसके एडवांटेजेस भी कम है, डिसएडवांटेजेस भी कम है, यूजेस भी सिर्फ 2 हैं। सही है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है अच्छे से देख लिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स की। सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट समझो एक्सटर्नल का फेवरेट टॉपिक होता है। सही, एक्सटर्नल का भी इंटरनल का भी, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी वो होती है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट 2 पेस्ट के अंदर होते हैं, एक बेस पेस्ट और एक कैटलिस्ट पेस्ट। सही, तो जो पेस्ट 1 है, मतलब जो हमारे पास कैटलिस्ट वो है पेस्ट, सही है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है? इसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 50% और जिंक ऑक्साइड 10%। तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि जिंक ऑक्साइड सबके अंदर है। सही है, तो जिंक ऑक्साइड सबके अंदर है, उसके अंदर भी पढ़ा था हमने, और इसके अंदर भी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 50%, जिंक ऑक्साइड 10%, जो कि दोनों चीज़ें क्या हैं, प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है, प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर हमारे पास वहाँ पर जिंक एसिटेट एक्सीलरेटर था, यहाँ पर क्या है, जिंक स्टीरेट। सही, तो यहाँ पर जिंक स्टीरेट क्या होता है, एज ए एक्सीलरेटर होता है, जो कि हम 0.5% लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, पास पेपर का क्वेश्चन है। सही है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का एक्सीलरेटर क्या होता है, जिंक स्टीरेट होता है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है इथाइल टॉलीन सल्फोनामाइड, इथाइल टॉलीन सल्फोनामाइड। ये हमारे पास 39.5% होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है ऑयल कंपाउंड होता है, जो कि एज अ कैरियर इसके अंदर काम करता है, ऑयल कंपाउंड एज अ कैरियर। अब आओ जो पेस्ट 2 पर, जो कि हमारे पास कौन सा पेस्ट होगा, वो होगा बेस पेस्ट। इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोल सेलिकाइलेट 40%, ये यहाँ पर है प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट। वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर ये भी हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस लिखे हुए थे कि ग्लाइकोसेलिकाइलेट इन अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट एक्ट्स एज अ, बाकी लिखे होते हैं कि एक्सेलरेटर, प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट, ऑयल कंपाउंड एज ए कैरियर। तो आपको पता हो कि वो प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है। सही है। अब इसके अंदर बेस के अंदर बाकी चीज़ें होती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सही है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास O2 लिखनी हो। सही है, डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, ये होते हैं इनर्ट फिलर। फिर कैल्शियम सल्फेट, ये है पिगमेंट। और रेडियो पैसिफायर्स होते हैं कैल्शियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट, ये है रेडियो ओपेसिफायर्स। तो देखो अब ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सही है, तो अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की कॉम्पोजिशन थोड़ी मुश्किल है ना, तो जो चीज़ मुश्किल होगी वही वाइवा में आएगी। तो इसकी कॉम्पोजिशन को बहुत अच्छे से याद करना, पेस्ट 1 पेस्ट 2 अलग अलग से बतानी पड़ती है। वो अगर आपसे पूछेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की कॉम्पोजिशन बताएं, तो आपने ये नहीं शुरू हो जाना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये होगा, वो होगा। आपने एक पूरा कंप्लीट एक जवाब देना कि पेस्ट 1 जो कि कैटलिस्ट पेस्ट होता है, उसके अंदर ये चीज़ होंगी, पेस्ट 2 बेस पेस्ट होता है, इसके अंदर ये चीज़ होंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि डीएम के अंदर कॉम्पोजिशन अगर आपने अच्छे से याद कर ली, इट मीन्स कि आपका वाइवा बहुत अच्छे से हो जाएगा। सही है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट होती है ना, उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेटिंग सीमेंट, सही है, सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक होती है नॉन सेटिंग। सही है। अभी जो हमारे पास सेटिंग होती है, ये क्या होती है कि मतलब जैसी मटेरियल हमने जैसी लगाया वो सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। जबकि नॉन सेटिंग के अंदर क्या होता है कि मटेरियल सेट तो हो जाता है मगर हार्ड नहीं होता। सही है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि वो सेट तो होगा जब भी तो मटेरियल क्या कहला रहा है, जब भी तो उसको हम यूज़ करें। अगर कोई चीज़ डेंटिस्ट्री के अंदर सेट ही नहीं हो पा रही तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे। तो वो सेट तो हो रहा है मगर यहाँ पर वो हार्ड नहीं हो रहा, तो क्या है कि मटीरियल बिकम सेट एंड हार्ड। जबकि यहाँ पे मटेरियल सेट होगा मगर हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा जाता है वाइवा के अंदर कि जो नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो आपने फ़ौरन से जवाब देना है, उसको हम एज ए रूट किनाल सीलर इस्तेमाल करते हैं, रूट किनाल सीलर। सही है,
रूट कनाल सीलर क्या है कि रूट कनाल जब ट्रीटमेंट करते हैं हम तो उसको सील। अच्छा, अब आ जाओ इसके एडवांटेजेस के अंदर। तो इसके एडवांटेजेस में पहली चीज़ हम देखते हैं जो इसकी पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। सही है, जो इसकी पीएच है वो अल्कलाइन है, जो कि 11 to 12 है। इसलिए ये हमारे पास एंटी बैक्टीरियल होता है। ज़्यादा पीएच होगी किसी चीज़ की तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देगा। तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है। इसका पहला एडवांटेज हो गया, बायो कंपैटिबल होगा। तो ये अब बायो कंपैटिबल है जब भी तो उसको हम रूट कनाल सीलर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रूट्स के अंदर उसको हम डाल रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बायो कंपैटिबल है। अब ये जो है ना उसकी बात ये होती है कि सेकेंडरी डेंटिन की फॉर्मेशन करता है। सही है, सेकेंडरी डेंटिन की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस में पहले तो ये है कि वेरी मच सॉल्यूबल। सही है, वेरी मच सॉल्यूबल। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लो स्ट्रेंथ। सही है, लो विस्कोसिटी। और जब ये हमारे पास कॉम्पोजिट या एडिसिव्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। सही है, तो इसको लाइन को लिख लेगा, व्हेन इट कम्स विद कांटेक्ट विद कॉम्पोजिट एंड एडिसिव इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। मतलब जब भी कॉम्पोजिट और एडिसिव के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उनको उनकी पोजीशन से हटा देगा। और जो इसकी सेटिंग होती है वो अफेक्ट करती है मॉइस्चर से। तो सेटिंग इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। अच्छा, अब देखो इसके यूजेस देखते हैं। तो यूजेस के अंदर पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी लाइनिंग। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का जो पहला जो यूज़ होता है वो होता है लाइनिंग। बीनीथ मतलब किसके नीचे, सिलिकेट एंड रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स के नीचे हम इसको एज अ लाइनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स, FM लिख रही हूँ, ठीक है, रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स। दूसरा इसका यूज़ होता है पल्प कैपिंग में। सही है, पल्प कैपिंग जो हम बोले थे रूट केनाल सीलर्स के अंदर। सही, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एक्सपोज्ड पल्प फॉर्म नेक्रोसिस। सही है, पल्प कैपिंग में मतलब रूट केनाल सीलर्स के तौर पर जब भी इसको हम यूज़ करते हैं पल्प कैपिंग में काम आता है। ये एक्सपोज जो पल्प हुई हुई होती है, प्रिवेंट्स एक्सपोज्ड पल्प, जो पल्प निकली हुई होती है एक्सपोज हुई हुई होती है उसको नेक्रोसिस से बचाता है। दूसरा वही चीज़ रूट केनाल सीलर्स में हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसको हम इंट्रा कनाल मेडिसिमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। सही है, और एज अ टेम्परेरी रूट फिलर यूज़ होगा। और ये एबल टू इनिशिएट कैल्सिफिकेशन, और ये हमारे पास कैल्सिफिकेशन भी करवाता है। एबल टू इनिशिएट कैल्सिफिकेशन। सही है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन में हेल्प करता है ये। तो ये हमारे पास इसके यूजेस थे। अब इसका वाइवा का क्वेश्चन किस तरीके से था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट लाइनिंग के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो आपने ये सारे इसके यूजेस बता देने कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट है तो वो ये इन जगहों पर इस तरीके से इस्तेमाल होती है।